हो चुका आगाज यहाँ पर युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सीयूईटी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जीके का महाकुंभ करने वाले हैं, यानी कि बिल्कुल इसमें गोते लगाइए और हर एक सवाल, चाहे वो साइंस का हो और आर्ट्स का हो, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, आज इस महाकुंभ सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं। इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न को 2 से 3 बार आप वीडियो को देखिए, सारे प्रश्न आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज में बहुत तरह के वैरायटी क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाला है। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो पहला सवाल है कि कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि और उनके मात्रक। तो स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो आपको पता होगा, विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कोण का मात्रक क्या होता है? तो आप याद रखिए, कोण का मात्रक रेडियन होता है। रेडियन होता है, जिसे आर से डिनोट किया जाता है, रेडियन। और अगर ठोस कोण कहें तो ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसे एस आर से डिनोट किया जाता है। आगे चलते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक है पास्कल, इसे पी ए से डिनोट करते हैं। पी ए द्वारा सूचित किया जाता है पास्कल को, जो कि दाब का मात्रक है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, केल्विन को के से डिनोट करते हैं। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन, और केल्विन को डिनोट करते हैं के से। नंबर 6 देखिएगा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जिसे जी द्वारा डिनोट किया जाता है। आगे चलते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक जो है वो वाट होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो वाट जो है इसे डब्लू द्वारा डिनोट किया जाता है। आगे देखिए कि प्रतिरोध का मात्रक। तो आपको पता होगा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और ओम को कुछ इस प्रकार से, हेडफोन का जो साइन होता है ना, आपने देखा होगा, तो उस प्रकार से ओम को हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए, हेनरी किसका मात्रक है? तो प्रेरक, यानी कि प्रेरक का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। याद रखिएगा, इसे एच द्वारा डिनोट किया जाता है। आगे देखिएगा, बल का मात्रक न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। आगे देखिएगा, आवेश का मात्रक क्या है? तो आवेश का मात्रक आपको पता होगा कूलाम होता है, और कूलाम को सी से डिनोट किया जाता है। अच्छा, आवेश होता क्या है? तो किसी विद्युत परिपथ में ना विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो उसमें एक पार्टिकल होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जरूरी होता है, वही पार्टिकल आवेश कहलाता है, चार्ज कहलाता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे एच जेड द्वारा डिनोट करते हैं। मानव जो कान है, उसके लिए जो आवृत्ति का परास है वो 20 हर्ट्ज से लेकर, याद रखिएगा, 20,000 यानी कि 20K मतलब 1000 यहाँ पे नोट करना चाह रहे हैं, ठीक है? या तो आपको इसको ऐसे ही लिख लीजिए, 20,000 हर्ट्ज तक का ये हमारे कान का परास होता है, कि इतना से इतना रेंज का ध्वनि जो है हम सुन सकते हैं। इसके नीचे भी नहीं सुन सकते हैं, इसके ऊपर भी नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे ध्वनि को हम लोग अश्रव्य ध्वनि, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो इसके बीच का ध्वनि का रेंज होता है। आगे देखिएगा, तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्स्ट्रंग होता है, आपको पता होना चाहिए, और एम्स्ट्रंग को ए के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट देकर डिनोट करते हैं। आगे देखिएगा, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट को वी से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? यह मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है, और कैंडेला को हम लोग सी डी द्वारा डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ल्यूमेन होता है, इसे एल द्वारा डिनोट किया जाता है। आगे देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है, और इसे हम लोग डब्ल्यू बी द्वारा डिनोट करते हैं। लंबाई का ऐसा मात्रक, ये तो सिंपल होगा, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, मीटर, और इसे स्मॉल एम द्वारा डिनोट किया जाता है। समय का ऐसा मात्रक सेकंड होता है, और सेकंड को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ध्यान में रखिएगा। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है, और किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? मीटर पर सेकंड, एम पर एस, या फिर कहीं कहीं आपको ms-1 भी मिलेगा, ये दोनों ही सही हैं। आगे देखिए, 22वां कहता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। तो मात्रकों से रिलेटेड हमने जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा उसे हमने कवर किया है, और इससे 1-2 प्रश्न बन ही जाते हैं। अब स्टैटिक जीके को कवर करते हैं। स्टैटिक जीके में हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके के सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो आपको याद रखना है, दामोदर घाटी परियोजना जो है वो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, और मिस्र जो है, इजिप्ट जो कंट्री है, उसे नील नदी का उपहार कहा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि अशोक ने किस धर्म का
अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसने बौद्ध धम्म का प्रचार किया था। अशोक ने प्रचार किया था धम्म का, पर उनका जो निजी धर्म था वो बौद्ध धर्म था। यहाँ धम्म और धर्म में थोड़ा-सा बेसिक डिफरेंस है। आगे देखिएगा, धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा कि धामी गोलीकांड जो है वो 16 जुलाई 1939 को हुआ था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो लागू होता है ये 26 जनवरी 1950 को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा बनते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ या कब अंगीकृत किया गया। तो आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1950 को इसे अंगीकृत किया गया था, पर 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत की संविधान का संरक्षक है। तो उच्चतम या न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कह लीजिए, वो भारत के संविधान का संरक्षक है। जब जब भारतीय संविधान को एक्सप्लेन करने की बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाई है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे का क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय महिला नियम आयोग जो है वो संसद द्वारा पारित किया गया था 1990 में। 1990 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, मिक्स्ड क्वेश्चन है, सभी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, पूरे सीरीज को ध्यान से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए क्या कहता है, कहता है कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाली जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये इसका फॉर्मूला होता है CO। ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है, एक विषैला गैस होता है ये। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि सोने की शुद्धता को किससे परिभाषित किया जाता है? तो सोने की शुद्धता को कैरेट से परिभाषित करते हैं और शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। हालांकि 24 कैरेट से ज्वेलरी तो नहीं बनाई जाती है, तो ज्वेलरी अक्सर 20 कैरेट, 18 कैरेट या फिर इससे ऊपर मैक्सिमम 22 कैरेट तक का बनाया जाता है। तो स्टैंडर्ड 18 से 20 कैरेट का सोना होता है जिससे ज्वेलरी का काम किया जाता है। आगे चलते हैं, गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है गुब्बारों में भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। जिस गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस होता है ना, उस गुब्बारे को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो वो आसमान की ओर जाने लगेगा। रीज़न ये रहता है कि हाइड्रोजन जो है ना, वो हल्की गैस होती है, तो वो ऊपर की ओर उठने लगती है। ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी उसमें फॉलो होने लगता है। आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन पैदा होता है ना, उसका स्रोत जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं गांधी जी यानी कि बापू के जन्म दिवस को। आगे देखिएगा कि धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए बीज जो है ना, वो खाने योग्य भाग है। तो धान से जो चावल बनता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, उसका बीज होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस प्रकार के जीके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, आपको ध्यान में रखना है। कोसोवो किस देश का गुलाम था? तो सर्बिया। कोसोवो देश जो था वो सर्बिया देश का गुलाम था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। इसे ध्यान में रखिएगा। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। और विश्व कवि के नाम से मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, पानी के टैंक को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो पानी के टैंक में शैवाल को खत्म करने के लिए कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं। अगर आपके घर में टैंक है ना, तो ये आइडिया आप ध्यान में रखिएगा कि कॉपर सल्फेट का यूज़ करना है अगर पानी के टैंक से शैवाल को खत्म करना है तो। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। भारत जो है कुछ चीज़ों में उत्पादन में हमेशा आगे रहा है, चाहे वो आप चावल का उत्पादन कह लीजिए, मूंगफली का उत्पादन कह लीजिए, गन्ने का उत्पादन कह लीजिए। अब तो भारत जो है वो जनसंख्या में भी आगे निकल चुका है। लास्ट डे का रिपोर्ट बुधवार को जो पारित हुआ यूएनओ के द्वारा, उसमें बताया है कि भारत जो है वो चाइना को लगभग 29 लाख की जनसंख्या से लीड कर गया है। यानी कि अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन चुके हैं। हालाँकि ये गर्व का विषय है या फिर सर झुकने का विषय, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए कहता है कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जूलिया
गिलाई जो थी, जूलिया गिलाई जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आगे देखिएगा सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन जो है ना वो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। इसे आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये कुछ बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है। आपको ध्यान में रखना है कि बेंजीन जो है वो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। आगे देखिएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो पटना में हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक है वो पटना में संपन्न हुई थी, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए कि नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि नियंत्रित विखंडन होता है। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, यूरेनियम वगैरह का यूज़ करते हैं और उसमें जो है बमबारी की जाती है, किसके द्वारा? न्यूट्रॉन के द्वारा। तो एक यूरेनियम परमाणु टूटता है और एक न्यूट्रॉन से फिर 3 न्यूट्रॉन, 3 से फिर 9, 9 से फिर 27, इस प्रकार से निकलता जाता है। तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रोसेस को अपनाया जाता है किसमें? तो बिल्कुल नाभिकीय रिएक्टरों में। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ पे? इंपॉर्टेंट है, लेह में। आपको याद रखना है केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान जो है वो लेह में है, आपको इसे ध्यान में रखना है। आगे कहता है मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? तो शुंग वंश यानी कि शुंग काल में ऐसा माना जाता है कि मनुस्मृति हो, रामायण हो या महाभारत हो, इसकी रचना हुई थी। जस्ते आगे कहता है जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो आपको पता है जिंक ब्लेड जो है ना वो जस्ता का निष्कर्षण करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जिंक ब्लेड से जस्ता का निष्कर्षण होता है। बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन बॉन्ड ने किया था बॉल पेन का आविष्कार। कहीं कहीं आपको ये लुई वाटरमैन भी मिल सकता है। तो जॉन बॉन्ड और लुई वाटरमैन आप दोनों याद रखिएगा बॉल पेन का आविष्कार। आगे देखिए मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि विजय सिंह जो है वो फिजी से है, वो हमारे आसपास के क्षेत्र से नहीं है, फिजी से है विजय सिंह। आगे देखिएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की संचित निधि जो है उसमें संघ लोक सेवा आयोग का जो व्यय है वो भारित रहता है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है कि वह एंजाइम जो वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है, वसा अम्ल को जो ग्लिसरॉल में बदलता है वो लाइपेज होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये VBI बायोलॉजी के इस प्रकार के क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं स्टैटिक जीके से। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को। सुप्रीम पीपल्स कोर्ट आपको ध्यान में रखना है। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि सेबी एक संस्था है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ही किया जाता है। किसका? यानी कि स्टॉक मार्केट का नियंत्रण किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन कहता है कि आगे देखिएगा असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ना वो असम के चाय बागान मजदूरों ने अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है अकबर के नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? तो आपको याद रखना अबुल फजल जो थे ना उनका जन्म स्थान जो है वो नागौर राजस्थान है। अबुल फजल की ही कृति अकबर नामा कह लीजिए या आप कह लीजिए आईने अकबरी, ये सारी कृतियाँ अकबरनामा कह लीजिए, आईने अकबरी कह लीजिए, वो अबुल फजल की कृति है। चलिए अब अर्थ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको थोड़ा सा फोकस करते हैं। कहता है कि किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन युक्त होता है? तो गन्ना फसल के लिए तना काट कर उसका प्रवर्धन किया जाता है। आगे देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो आपको पता होना चाहिए 23.5 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री लगभग 30 मिनट के आसपास जो है ना ये झुकी हुई है। आगे देखिएगा सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी-कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पृथ्वी इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो 5वां स्थान। हमारा पृथ्वी जो है ना वो 5वें स्थान पे आता है सौरमंडल में। आगे देखिएगा
कहता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर जो है वो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। ध्रुवीय व्यास भी याद रखिएगा 12,714 किलोमीटर का है। तो 12,756 जो है वो विषुवतीय व्यास है और 12,714 जो है वो ध्रुवीय व्यास है। आप दोनों को याद रखिएगा। आगे देखिए कहता है क्वेश्चन कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पूरब से पश्चिम में घूमती है। अगर हम लोग बात कर ले दिशा की तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये पृथ्वी जो है ऐसे घूमेगी पूर्व से पश्चिम की ओर, आपको इसे ध्यान में रखना है। आगे देखिए कहता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर घूमती है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है और 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड के आसपास जो है वो पृथ्वी अपना एक चक्कर अपने अक्ष पर घूमने में लगाती है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की गति कि दिन और रात होता है किस गति के कारण, तो आपको पता होगा कि घूर्णन गति जो है उसके कारण दिन रात होता है। आगे देखिए पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं, यानी कि मौसम जो है वो परिवर्तित होता है या फिर कह लीजिए कि 1 साल 2 साल ये जो बीतता है तो परिक्रमण गति के कारण ये है जो साल बनता है। आगे देखिएगा कहता है कि सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कि 365 दिन 6 घंटे के आसपास लगता है। ये जो 365 दिन 6 घंटा है इसे हम लोग 365 दिन ही काउंट करते हैं। 6 घंटा को 4 साल में एक बार में जोड़ा जाता है और 4 साल में जब इसे एक बार में जोड़ा जाता है तो ये 6 घंटा जो है ना, ये 6 घंटा है तो 6 × 4 यानी कि 24 घंटा एक दिन का हो जाता है। इसलिए हर 4 साल में एक दिन देखिएगा ज़्यादा होता है, 366 का होता है और उस साल हम लोग लीप वर्ष के रूप में उसे सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे व्यय को क्या कहते हैं, तो सौर वर्ष कहते हैं। एक परिक्रमा करने में जितना समय लगा पृथ्वी द्वारा सूर्य का वही समय उसका सौर वर्ष कहलाता है। आगे देखिएगा कि प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितने समय बढ़ जाता है, तो 6 घंटे जो है ना वो प्रत्येक सौर वर्ष धीरे धीरे बढ़ रहा है। आगे देखिएगा आकार और बनावट की दृष्टि से किस ग्रह में समानता है, तो पृथ्वी के साथ किस ग्रह की समानता है आकार और बनावट में, वो शुक्र ग्रह की बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखी गई है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है, तो आपको पता होगा सिंपल क्वेश्चन है, पानी की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे निकट का तारा तो सूर्य है। सूर्य के बाद अगर कोई तारा जो है पृथ्वी के सबसे सामने है तो वो तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, आपको इसे ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा, आपको पता होगा चंद्रमा जो है जिसे चांद के नाम से भी हम लोग डिनोट करते हैं, वो मून ही पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है। आगे देखिए कहता है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेलेनोलॉजी के थ्रू हम लोग चंद्रमा और उसके रिलेटेड साइंस का स्टडी करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। आगे का क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना कि शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा पे जो धूल का मैदान है ना उसे शांति सागर कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो एकमात्र याद रखिएगा चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है, तो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है चंद्रमा। ये हमारा पृथ्वी है, इससे दूर थोड़ा सन रहता है और इधर हम लोग का चंद्रमा जो परिक्रमा करता है। तो सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा पर पड़ती है तो ये सूर्य की रोशनी डायरेक्ट इस भाग पे पड़ रही है, तो पिछले वाले भाग पे चंद्रमा की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर पड़ती है। तो चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी से ही चमकता है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा कहता है कि समुद्र में उड़ने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपेक्षिक सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है और सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है, तो इसके घूर्णन के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल जनरेट होता है इसके कारण ही ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। आगे चलेगा नेक्स्ट पार्ट पर, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि कौन कौन से स्टेट है और वहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, इससे प्रश्न बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। तो हम लोग पहले राजस्थान की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है राजस्थान में बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क हैं जो इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, ये
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, ताल छापर अभ्यारण्य, माउंट आबू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। आप इसे माउंट आबू को याद रखिएगा, घाना रखिएगा एक बात, और रणथंभौर और केवला देवी, ये 4 तो ज़रूर याद रखिएगा कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कह लीजिए, या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कह लीजिए, या फिर घाना पक्षी अभ्यारण्य कह लीजिए या पार्क कह लीजिए, और माउंट आबू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं जो राजस्थान में हैं, इन्हें ज़रूर आप नोट डाउन कीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम लोग मध्य प्रदेश की ओर स्विच करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे, शायद भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या-क्या है, इसे थोड़ा-सा हम लोग फोकस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कान्हा राष्ट्रीय पार्क हो गया, या फिर कह लीजिए पेंच राष्ट्रीय पार्क हो गया, पन्ना राष्ट्रीय पार्क हो गया, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क हो गया, वन विहार पार्क हो गया, रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क हो गया, बंदगांव नेशनल पार्क हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया, माधव राष्ट्रीय पार्क हो गया, कुनो नेशनल पार्क हो गया, और मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क हो गया। ये सारे मध्य प्रदेश में। इनमें से जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है और पन्ना राष्ट्रीय पार्क है, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क है, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क है, और मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, रुद्र और मांडला, ये आपको ज़रूर याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे बहुत कम ही राष्ट्रीय पार्क हैं, यानी कि नामदफा राष्ट्रीय पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। जिस क्षेत्र में एक राष्ट्रीय पार्क रहता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय पार्क VVI है, आपको इसे याद रखना है। हरियाणा की बात कर ले तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क जो है वो हरियाणा में है, जिसमें सुल्तानपुर आपको तो ज़रूर याद रखना है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क VVI और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है। झारखंड की बात कर ले तो बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क। बेतला बार बार पूछा जाता है, बेतला इंपॉर्टेंट है, तो बेतला कहाँ पे है, झारखंड में, आपको याद रखना है। झारखंड के किस जिले में बेतला राष्ट्रीय पार्क है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे देखिएगा कि मणिपुर की बात करते हैं तो काइबुल लामछू राष्ट्रीय पार्क जो है वो मणिपुर में है। काइबुल लामछू आपको याद रखना है, वो मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क जो है वो मणिपुर में। काइबुल लामछू तो आपको याद रखना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है जो VVI है। इससे प्रश्न तो बनता ही है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो आपको याद रखना है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो सिक्किम में है। आगे देखिए, त्रिपुरा की बात करें तो क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क जो है वो त्रिपुरा में है। अब चलते हैं हम लोग तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है, तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क जो है वो तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी, जिसे अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है, वो भी तमिलनाडु में है। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क भी तमिलनाडु में है। मुकुरुथी नेशनल पार्क जो है वो आपका तमिलनाडु में है, और गुनिडे नेशनल पार्क जो है वो भी तमिलनाडु में है। इसमें से आप इंदिरा गांधी यानी कि अन्नामलाई को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं उड़ीसा की ओर। उड़ीसा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क जो है वो उड़ीसा में है। सिमली राष्ट्रीय पार्क जो है उड़ीसा में है। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर जो है उड़ीसा में है, और चिल्का झील अभ्यारण्य उड़ीसा में है। तो चारों इंपॉर्टेंट है, चाहे भीतरकनिका हो, सिमली हो, नंदनकानन हो या चिल्का हो, उड़ीसा के चारों ही राष्ट्रीय पार्क जो है इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, मिजोरम की ओर चलते हैं। मिजोरम में माउंट राष्ट्रीय पार्क जो है वो इंपॉर्टेंट है। माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क या डाम्फा अभ्यारण्य, ये चारों ही मिजोरम के हैं और चारों ही इंपॉर्टेंट है, आपको चारों ही ये ध्यान में रखना है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क हो गया, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क हो गया, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क हो गया, हैमनिश नेशनल पार्क हो गया, या जैव मंडल रिजर्व श्रीनगर ये हो गया। जिसमें से दाचीग्राम आपको याद रखना है, सलीम अली याद रखना है और हैमनिश नेशनल पार्क आपको याद रखना है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI हैं, इन तीनों को आपको तो कवर करना ही है। आगे देखिएगा, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, ये तो पहले से ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सुंदरवन कहाँ है, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो भारत की बात कर ले तो ये पश्चिम बंगाल में है। साथ में बुक्सा राष्ट्रीय पार्क हो गया, जलधपरा राष्ट्रीय पार्क हो गया, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क हो गया, सिंगलीला राष्ट्रीय पार्क हो गया, नियोरा वैली नेशनल पार्क हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो सुंदरवन के साथ साथ आप लोग जलधपरा को याद रखिएगा। ये जलदपारा, ये इंपॉर्टेंट है। जलदपारा जो है
इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते असम की ओर। असम का मानस राष्ट्रीय पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक श्रृंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। नामेरी राष्ट्रीय पार्क हो गया, राजीव गांधी औरंगा पार्क हो गया, डिब्रूगढ़ सेखोवाला राष्ट्रीय पार्क हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो काजीरंगा हो गया, मानस हो गया और राजीव गांधी औरंगा पार्क हो गया, ये तीनों जो है असम में है। जिसमें से मानस की बात कर ले और काजीरंगा की बात कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों असम के। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। तो आंध्र प्रदेश में कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश में, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार में कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कवर कीजिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को बहुत ज़्यादा रिसर्चेस के बाद इधर उधर से कंटेंट इकट्ठा करके किताबों को पढ़ के बनाया गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप CUT के लिए सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। आगे क्या देखिए क्या आता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लोग फ्रियोन से जानते हैं, इसका संकेत CFC होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो संकेत है वो CFC होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है। तो एक्वा रिजिया जो एक एसिड होता है ना, वो उसमें अगर हम लोग सोना में एक्वा रिजिया डालते हैं तो सोना भी पिघलने शुरू हो जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं। तो सर जॉन डाल्टन जो है वो आधुनिक परमाणु विज्ञान के प्रणेता माने जाते हैं। इन्होंने एक फिक्स थियरी दिया था जिसमें बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। तो ये कुछ जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था, ये बोर का सिद्धांत था। ये बोर का सिद्धांत था जो जॉन डाल्टन के सिद्धांत पे ही बेस्ड था। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु की खोज की थी, तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता जॉन डाल्टन कहलाते। आगे देखिएगा, कहता है कि सेब को दांत से काटने के लिए किस प्रकार के दांत का प्रयोग करते हैं। तो सेब को दांत से काटने के लिए हम लोग कृंतक का प्रयोग करते हैं। तो दांत के जो प्रकार है वो 4 है। क्या क्या दांत होते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से 2 रंग मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नारंगी और बैगनी रंग अगर हम लोग मिक्स कर दें तो हरा रंग तैयार हो जाएगा। मधुमक्खियों नन एंड प्रबंधन कहलाता है। मधुमक्खियों का नन प्रबंधन क्या कहलाता है? तो कहलाता है एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खियों की खेती से संबंधित विज्ञान को एपीकल्चर कहते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। रक्त का थक्का बनने में सहायक है कौन सा? विटामिन के। विटामिन के की अगर आपके एक शरीर में कमी होती है तो आपके बॉडी में रक्त का थक्का कम बनता है। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाता है विटामिन के, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, कहता है कि कैल्शियम एल्यूमिनेट या कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। तो सीमेंट, कैल्शियम एल्यूमेंट या फिर कैल्शियम सिलिकेट, इन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो ये सीमेंट तैयार करता है। खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल, विटामिन सी होता है, याद रखिएगा विटामिन सी, और खट्टे अम्लों में साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। चलिए आगे देखिएगा कि कार्य की इकाई क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कार्य की इकाई जूल है, इसे स्मॉल जे से हम लोग डिनोट करते हैं। आगे देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, चलिए उनको फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, बने रहिए। वीडियो थोड़ा बड़ा है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आप भी याद रखिएगा, भाग 20 यानी कि XX, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में कहा गया है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होगा। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन कहता है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। आगे देखिए, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो संसद में। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आप किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक, पर अंतिम मोहर इस पर राष्ट्रपति लगाते हैं, तब ये संशोधन स्वीकार्य होता है। आगे देखिएगा, कहता है कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद में किस सदन में पेश किया जाता है। तो किसी भी सदन में पेश किया जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, आपको ये ध्यान में रहेगा। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा। भारतीय संविधान का जो भाग है ना, वो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो ओनली हमारा संसद ही इसको संशोधित कर सकता है, वगैरह वगैरह के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है कि राज्य
क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? बिल्कुल नहीं। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये केंद्र का विषय है, इस पर केवल संसद ही कार्य कर सकती है। आगे देखिए, कहता है कि भारत के संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, तो जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह द्वारा भारत के संविधान में संशोधन नहीं होगा, डायरेक्ट वोटिंग से नहीं होगा। हाँ, संशोधन की एक प्रक्रिया है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही संविधान का संशोधन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। भारत में प्रथम संविधान संशोधन क्या था? तो लैंड रिफॉर्मेशन पे था। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। प्रथम संवैधानिक अधिनियम कब बना? तो 1951 में जब संशोधन हुआ, तो 1951 में ही पहला वैधानिक संशोधन अधिनियम तैयार किया गया था। आगे देखिएगा, कहता है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों की भूमि सुधार से। तो लैंड रिफॉर्मेशन से हम था, आपको पता होगा। 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? 13वां संविधान संशोधन। याद रखिए, 13वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नागालैंड को ना एक नए राज्य का दर्जा मिला था। आगे देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठन करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया था? तो पंजाब राज्य को गठित किया गया था, इसका पुनर्गठन किया, और पंजाब और हरियाणा की कॉम्बाइंड राजधानी जो है वर्तमान में भी अब तक वो चंडीगढ़ है। और एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन से हुआ था? तो 18वां संविधान संशोधन, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा क्या है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद होता है आपका जाकर 71वां संविधान संशोधन, जिसमें नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। फिर 91वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, वो होता है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषा को जोड़ा जाता है। तो अभी वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है संविधान द्वारा? तो 22 भाषा को। ठीक है, 22 भाषा मान्यता प्राप्त है। आगे देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों का अधिकतम संख्या 545 निर्धारण की गई? तो 31वां संविधान संशोधन था, जिसमें यह कहा गया कि लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या जो है वो 131 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। आगे देखिएगा, सिक्किम को भारतीय संघ के राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 35वां संशोधन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम को 35वें संशोधन द्वारा भारतीय संघ में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। आगे देखिएगा, कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो अधिकतम जो संख्या है वो 60 से 62 कर दिया गया, वो 41वां संविधान संशोधन है। किस संविधान संशोधन को अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? बहुत बड़ा संविधान संशोधन किया गया, हालांकि इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी है, क्योंकि ये संविधान संशोधन जो है वो इमरजेंसी के समय लागू हुआ था। तो 1976 के आसपास ये संविधान संशोधन लागू हुआ था, तो इसमें कुछ विवाद भी है कि मनमाने ढंग से किया गया था, पर इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस संविधान संशोधन जो है वो आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष 3 वर्ड, इसके साथ साथ अखंडता भी जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आगे देखिएगा, शिक्षा को किस संविधान के द्वारा या किस संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया? तो राज्य सूची से संवर्ती सूची में शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन से ही लाया गया था। आगे कहता है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन था, जिससे नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूची में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। मौलिक कर्तव्य की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो रूस से ली गई है। आगे देखिएगा, कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो किसी विशेष स्थिति में कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो मूल अधिकार से बढ़कर हो सकते हैं। तो किस संशोधन में ये कहा गया? तो 42वां संशोधन द्वारा ये प्रमाणित किया गया। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन से लिया गया है? तो ये सारे वाक्यांश जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन से लिए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं।
महाकुंभ में आप गोते तो लगा ही रहे होंगे, मज़ा भी बहुत आ रहा होगा क्योंकि सारे प्रश्नों का संग्रह अगर आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, तो बार-बार आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के सीरीज़ मैं लगातार लाते रहूँगा, आप पूरा मेहनत दे दीजिए, पूरा फ़ोकस दे दीजिए। जितना मैंने मेहनत किया है, उसका दोगुना आप मेहनत कीजिए। सीयूईटी के एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटने वाले हैं। चलिए, आज हम लोग प्रमुख देश और उसके संसद के नाम को कवर करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट है ये जीके सीरीज़ बहुत ज़्यादा। मिस्र के संसद को पीपल्स असेंबली कहते हैं, याद रखिएगा। मिस्र के संसद को क्या कहा जाता है? तो पीपल्स असेंबली कहा जाता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। पाकिस्तान के संसद को क्या कहते हैं? तो नेशनल असेंबली कहते हैं, नल्ला पाकिस्तान के संसद को। आगे देखिए, जर्मनी के संसद को तो क्या कहते हैं? जर्मनी के संसद को बुंडस्टैग कहा जाता है। बुंडस्टैग किसे कहते हैं? तो जर्मनी के संसद को। यूएसए के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। जर्मनी के संसद को बुंडस्टैग और यूएसए के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। बांग्लादेश जातीय संसद, ये देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बंगाली टर्म का वर्ड इसमें यूज़ किया गया है, जातीय। तो जातीय संसद किसका है? बांग्लादेश का, आपको याद रखना है। इज़राइल के संसद को सेनेट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इज़राइल का संसद पूछ सकता है क्योंकि भारत के साथ इज़राइल के अब मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और बेहतर हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जब इज़राइल के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, तभी से भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनके अच्छे संबंध है। अब तो हालाँकि नफ्ताली बेनेट के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। आगे देखिएगा कि जापान के संसद को क्या कहते हैं? तो डायट कहा जाता है। जापान के संसद को डायट कहते हैं, याद रखिएगा। और मालदीव के संसद को मेजलिस कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संसद को संघीय संसद कहा जाता है, यानी कि यूनियन संसद कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के संसद को। आगे देखिए, स्पेन के संसद को कॉर्टेस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, स्पेन का संसद कॉर्टेस कहलाता है। आगे देखिए, नेपाल का संसद तो राष्ट्रीय पंचायत, ये भी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि नेपाल का ही संसद में राष्ट्रीय वर्ड जुड़ सकता है। तो राष्ट्रीय पंचायत किसका संसद है? नेपाल का। आगे देखिएगा, रूस के संसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहा जाता है भाई, रूस के संसद को। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। चीन के संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहाँ का संसद है? तो चीन का संसद है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। ईरान के संसद को मजलिस कहते हैं। ईरान के संसद को मजलिस और फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, याद रखिएगा। मलेशिया के संसद को दीवान निगारा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि दीवान निगारा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ के संसद को कहते हैं? तो मलेशिया के संसद को कहते हैं। अफगानिस्तान के संसद को शूरा कहा जाता है। शेर शाह सूरी अफगानी थे ना, उन्हीं के नाम पे अफगान के संसद को शूरा कहा जाता है। तुर्की के संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। टर्की कह लीजिए या तुर्की कह लीजिए, वहाँ के संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। पोलैंड के संसद को सेज्म कहा जाता है। सेज्म कहाँ की संसद है? तो पोलैंड की संसद है। आगे देखिए, मंगोलिया की संसद को खुराल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मंगोलिया के संसद को हम लोग खुराल कहते हैं। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे थिंग्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। डेनमार्क के संसद को फॉक कैंटिंग कहा जाता है। फ्लॉक कैंटिंग कहा जाता है डेनमार्क की संसद को, ये याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड की संसद को हम लोग फेडरल असेंबली के नाम से जानते हैं। स्विट्जरलैंड की संसद फेडरल असेंबली इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नीदरलैंड की संसद को हम लोग स्टेट जनरल के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील के संसद को राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और इटली के संसद को सीनेट के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों ही। नीदरलैंड स्टेट जनरल, ब्राज़ील राष्ट्रीय कांग्रेस, इटली सीनेट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, कुवैत के संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं और सऊदी अरबिया के संसद को मजलिस अल शूरा के नाम से जानते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए, कुछ साइंस के क्वेश्चंस हो जाएं। रासायनिक सूत्र, जो कि सिंपल रासायनिक सूत्र हैं पर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऑक्सीजन का O2 होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात कर लें तो CO होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का NO2 होता है और N2O लफिंग गैस का होता है, ये याद रखना है। देखिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का NO होता है और नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है, इसे लफिंग गैस कहते हैं, इसका N2O होता है। आगे देखिएगा, क्लोरीन का Cl2 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है, अमोनिया का NH3 होता है। कुछ अम्ल हैं जिनके रासायनिक सूत्र पूछे जाते हैं, आपको इसे ध्यान में रखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है और नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है। ये बहुत ही सिंपल है पर ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं,
तो इसलिए इसे मैंने जोड़ दिया था, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए पीएच मान से रिलेटेड एक प्रश्न तो बनेगा ही। कहता है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है जल का, याद रखिएगा। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। सिरका का पीएच मान 3 होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नींबू का पीएच मान जो है वो 2.4 का होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए NaCl यानी साधारण नमक का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक स्केल होता है जिसमें हम लोग किसी अम्ल की सांद्रता मापते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो 0 से 14 तक परास होता है, बीच में 7 होता है। तो 7 से ऊपर जो होगा वो क्षार होगा, 7 से ऊपर जो होगा वो क्षार होगा, और 7 से जो नीचे होगा वो अम्ल होगा यानी कि एसिड होगा, और 7 जो होगा वो न्यूट्रल होगा। तो इधर जितना भी नीचे जाएगा वो उतना अम्लीय होता जाएगा, इधर जितना ऊपर जाएगा वो क्षारीय होता जाएगा। तो NaCl तो नमक है, तो उसका पीएच मान क्या होगा, उसका कोई पीएच स्केल पे असर ही नहीं होगा, इसलिए 7 होगा। चलिए आगे देखिएगा, पीएच स्केल में पता नहीं किया जा सकता, तो सोरेनेस को पता नहीं किया जाता है, सोरेनसन को पता नहीं किया जा सकता है पीएच स्केल के द्वारा। आगे देखिएगा अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है, याद रखिएगा अम्लीय घोल का पीएच मान। उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है लगभग। शराब का पीएच मान 3.4 होता है, अल्कोहलिक होता है, इसलिए इसे अल्कोहल के नाम से जानते हैं। एसिडिक होता है ये थोड़ा सा। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4, ये सिंपल है। 4.8 फिर 8.4, ये देखिए रिलेटेड हो गया ना, तो इसे आप आसानी से याद रख लीजिएगा। समुद्री जल का पीएच मान 8.1 होता है, बहुत ज़्यादा खारा होता है ये। आगे देखिए आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, ये भी खारा होता है। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है, यानी कि अम्लीय से क्षारीय तक में आ सकता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इसके राइटर को कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करने की ओर चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बुक और राइटर हैं, आपको ध्यान में रखना है। नामा की रचना किसने की थी, तो आपको ध्यान में रखना है अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अष्ट अध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र जो है वो वात्सायन के द्वारा लिखा गया है। अगर बात कर ले राज तरंगिनी, तो आपको पता होना चाहिए कि कल्हण ने इस पुस्तक को लिखा है। स्पीड पोस्ट शोभा डे के द्वारा लिखा गया, इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी रिपीट हो गया, अबुल फजल अकबरनामा और आईने अकबर दोनों ही पुस्तकें अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। डिवाइन लाइफ ये जो पुस्तक इंपॉर्टेंट है, ये शिवानंद के द्वारा लिखा गया है। इटरनल इंडिया इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। माई एक्सपेरिमेंट या माई ट्रूथ या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो है इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, और माई ट्रूथ जो लिखा गया इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। मिलिंद पान्हो नागसेन के द्वारा लिखा गया, इंपॉर्टेंट है। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। बाबरनामा बाबर ने खुद लिख दिया अपने बारे में, सोचिए कितना महान था बाबर। आगे देखिए अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। आगे देखिएगा बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। मालगुडी डेज ये इंपॉर्टेंट है, ये KR नारायण के द्वारा मालगुडी डेज लिखा गया है, इसे आप ध्यान में जरूर से जरूर रखिएगा। आगे देखिए काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा, हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा, मेघदूत या मेघदूतम कालिदास की रचना है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। मुद्रा राक्षस जो है इससे मौर्य प्रशासन का पता चलता है, विशाख दत्त के द्वारा। हितोपदेश जो है वो नारायण पंडित के द्वारा। अंधा विश्वास ये आपका जो है नागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है। और गाइड जो है वो आर के नारायण यानी कि मालगुडी डेज के जो लेखक हैं उन्हीं के द्वारा गाइड लिखा गया है। असूटेबल बाय विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। और लाइफ डिवाइन के लेखक अमरेंद्र यानी कि अरविंद घोष है, सॉरी अरविंद घोष जो हैं वो लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। तो इसी के साथ आज का जो मैराथन का सीरीज़ है वो कंप्लीट होता है। इस महाकुंभ में आपने जरूर नहाया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत उम्दा वीडियो है दोस्त, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे हिलने वाले हैं। मिलते हैं फिर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो भी आपको लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है। घर बैठकर आपको CUET का एग्जाम क्लियर करना है। सारे प्रश्न जो बन सकते हैं, सारे प्रश्नों का संग्रह इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।